Hello everyone. Welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 11 October 2023. So now we come to the important news. And first news is Delhi LG Lieutenant Governor sanctioned Roy's prosecution in 2010 case. तो बेसिकली दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना जी, उन्होंने अरुंधति रॉय के खिलाफ और एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शेख शौकत हुसैन, इनके खिलाफ 2010 के केस में प्रोसिक्यूशन चलाने की परमिशन दे दी है। तो सैंक्शन हेयर मींस कंसेंट और परमिशन। नाउ वी कम टू दिस के इसमें प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो एज पर सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि कुछ मामलों में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने के लिए किसी पर्सन के अगेंस्ट किसकी आवश्यकता है, प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में। ठीक है, अब हेयर दिल्ली जो है, दिल्ली इज रिप्रेजेंटेड बाय द एलजी, क्योंकि दिल्ली में एलजी को ज्यादा पावर दी गई है इन कंपैरिजन टू द दिस चीफ मिनिस्टर। ठीक है, नाउ अब इनके खिलाफ कई केसेस में कई सेक्शन के अंडर केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे और पर्टिकुलरली pertaining to sedition, promoting enmity between different groups on the grounds of religion, race, place of birth, residence, language। ठीक है, अब जनरली सेक्शन 153A और 153AA आईपीसी इनसे डील करता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो परमिशन ली गई एलजी से, तो उन्होंने सेक्शन 124A के रिगार्डिंग परमिशन नहीं दी, क्योंकि 124A जो है इट डील्स विद द सेडिशन। ये किससे डील करता है, ये सेडिशन से डील करता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेडिशन पर रोक लगा रखी है, क्योंकि सेडिशन जो है एक कंट्रोवर्शियल सेक्शन है और ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इस पर रोक लगा दी है। रोक का मतलब है कि इसके अगेंस्ट किसी पर्सन पर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। सिमिलरली इनके खिलाफ जो केस हुआ है वो सेक्शन 13 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या यूएपीए एक्ट 1967 में भी हुआ है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। Israel retakes Gaza border areas as toll crosses 3000. So as all of you are aware कि there is a conflict or there is a war between Hamas militant group and Israel। ठीक है, तो इसमें काफी कैजुअलिटीज हुई हैं और अराउंड ये कैजुअलिटीज जो है अराउंड 3000 हो गई हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एससी सेट्स अक्टूबर 31 फॉर हियरिंग इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स केस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर की डेट जो है रखी है, किसके रिगार्डिंग रखी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज चैलेंज्ड और वाज चैलेंज्ड? So it was challenged on the grounds of it is being violative of Article 19, 14 and 21। अच्छा, आर्टिकल 19, 14 एंड 21 जो है इनको हम गोल्डन ट्राइंगल भी बोलते हैं, वी कॉल देम गोल्डन ट्राइंगल। अब यहाँ पर कुछ कंसर्न है पेटिशनर के। पहला कंसर्न पेटिशनर का ये है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को एक मनी बिल की तरह पास किया गया। ठीक है, मनी बिल की तरह पास किया गया। अब यहाँ पर जो मनी बिल है, तो मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और मनी बिल में ज्यादा पावर होती है लोकसभा के पास। अब किसी भी बिल को
या किसी भी स्कीम को एज ए मनी बिल पास करने का मतलब ये है कि उसमें राज्यसभा की पावर को कम कर देना। सेकंड पॉइंट, जितने भी मनी बिल होते हैं ऑल आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो सारे बिल जो है मनी बिल की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब तो फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर पॉकेट वीटो की पावर भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी उसके लिए कंसेंट दे दी है। तो फिर ये जब पास होगा इट विल नॉट गो फर्दर टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट और हर एसेंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 डेज के लिए डिले कर सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा राज्यसभा के पास पावर नहीं है, और 14 डेज के बाद वो बिल एज अ डीम्ड पास मान लिया जाता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ये अनलिमिटेड है नेचर में। अनलिमिटेड इन द सेंस कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पर्सन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी डोनेट कर सकता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें जिसने ये पैसा दिया उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है। और उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया ये भी डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। तो यहां पर इट अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। किसका वायलेशन है ये? राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। सेकेंडली ये सिटीजन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 में भी वायलेशन है। कैसे वायलेशन है? क्योंकि हमारा ये राइट्स है बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कहां से मिल रही है, कितनी मिल रही है, वो हम उसको जाने। बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर दो राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। इस ग्राउंड्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम को चैलेंज किया गया कि दैट दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So Honorable CJI has decided its date, that is 31st October, for hearing on the electoral bond. What will be the fate of electoral bond? We will come to know subsequently after the final verdict of the Honorable Supreme Court in this regard. Now, High Court seek report on the voyeurism incident at IIT Delhi in 2 weeks. तो अभी क्या हुआ है कि आईआईटी दिल्ली में कुछ जो स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी कल्चरल प्रोग्राम को कर रही थी और वहां पर जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो उनके उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग फॉल्स अंडर द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। अब हम वॉयरिज्म को समझते हैं। तो voyeurism is an offense under section 354C of IPC, और जो 354C IPC है ये एक अपने आप में ऑफेंस है। voyeurism का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फीमेल अपने किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है, जैसे कपड़े बदलना ETC, तो वहां पर अगर कोई पर्सन उसकी फोटो लेता है या उसकी वीडियोग्राफी बनाता है, सो इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354C ऑफ IPC। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो का मतलब है कि इस पर किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, इस पर कोई FIR नहीं हुई, और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और IP यूनिवर्सिटी से दोनों से भी ये पूछा है कि भाई अगर आपके यहाँ कोई कल्चरल फेस्ट होते हैं और उसमें बच्चे या स्टूडेंट्स डिफरेंट कपड़े बदलते हैं तो उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है। ठीक है। So voyeurism is important for your examination. Now we come to next news. Now we come to this editorial news, that is the women want change, society need change. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर 17 एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये 17 एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, एंड सेकंड पॉइंट इज दिस रिपोर्ट इज इशूड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी
20 जून 2023 को, ठीक है। It takes into consideration 146 countries. According to this report, जेंडर गैप को ब्रिज करने में 131 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसको 149 ईयर लगेंगे एज पर द रिपोर्ट, ठीक है। तो उनको इतना जो है टाइम लगेगा जेंडर। अब ये हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस जेंडर गैप। तो बेसिकली जेंडर गैप क्या होता है, आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या देता है, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, देता है। अब राइट टू इक्वेलिटी में दो राइट्स हमारे होते हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। तो यहां पर बी इट फीमेल और मेल दोनों के पास जो है वो इक्वल राइट्स। लेकिन ये इक्वल राइट्स जो है हमारे, अभी अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये केवल इक्वल राइट्स हमारे पेपर्स पे होते हैं और प्रैक्टिकली इक्वल राइट्स अवेलेबल नहीं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऑथर जो है सजेस्ट करते हैं इसमें कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी रिसेंटली पास हुआ है, इट इज वन ऑफ द important measures to bridge the this gender gap. सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारे देश में पॉलिसी बननी चाहिए रिगार्डिंग द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। अब क्या होता है कि जैसे वुमेन का परसेंटेज 48% है टोटल पॉपुलेशन का, तो इनके पास रिसोर्सेज भी उसी प्रोपोर्शन में होने चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये काम भी इनका जो वर्क फोर्स है उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन होता है स्किल डेवलपमेंट। लेकिन अगर इनके पास स्किल नहीं है तो इनका वर्क फोर्स उस प्रोपोर्शन में नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑथर ने एम्फेसाइज किया है कि देयर इज नीड टू स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन। नेक्स्ट क्या है कि हमें सोशल एटीट्यूड को, सोसाइटी का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमेन है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। कि जैसे कि आप देखेंगे कि फीमेल जो चाइल्ड होता है उसको कंपैरेटिवली कम एजुकेशन दी जाती है इन द कंपैरिजन टू द मेल चाइल्ड। और हायर एजुकेशन में भी देखें तो आज के टाइम में कुछ लड़कियां या कुछ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो हायर एजुकेशन कर रही हैं, बट अगर बॉयज का और गर्ल्स का प्रोपोर्शन देखें तो वो कंपैरेटिवली काफी कम है, और इसी को हम बोलते हैं जेंडर गैप। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, द इम्पैक्ट ऑफ क्लॉडिया गोल्डिन्स वर्क। तो क्लॉडिया गोल्डिन जो है ये वो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जिनको रिसेंटली इकोनॉमिक्स में ये नोबेल प्राइज मिला है, जिनको रिसेंटली इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2023। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि शी इज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये पहली वुमेन है जिनको क्या मिला है, इंडिपेंडेंटली नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स। इन्होंने 200 इयर्स की रिसर्च करी रिगार्डिंग द वर्क फोर्स और द लेबर फोर्स ऑफ द फीमेल। उसके कुछ कंक्लूजन्स इन्होंने बताए और इन्होंने कहा कि कुछ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फीमेल लेबर। पहला फैक्टर इसमें है कि वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। अब जैसे फीमेल है तो उसको जनरली घर पर भी काम करना होता है और अगर वो बाहर जाके भी काम करेंगी तो यहाँ पर बैलेंस नहीं बन पाता, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जो वर्क फोर्स है फीमेल लेबर की, दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया है कि एजुकेशनल डिसीजन। तो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ कि जेंडर गैप है, तो एजुकेशनल डिसीजन जो है तो वहां पर जो फीमेल है हमारी वो कंपैरेटिवली उतनी हायर एजुकेशन नहीं अचीव करती हैं जितनी कि उनके काउंटर पार्ट या मेल करते हैं, ठीक है। तो अगर एजुकेशन नहीं है तो वहां पर लेबर फोर्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
तो मतलब जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है और उस टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से वो उस टेक्नोलॉजी के आधार पर या टेक्नोलॉजी की नीड के अनुसार अगर उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड नहीं किया तो भी वो काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीगल नॉर्म्स। तो कुछ लीगल नॉर्म्स भी हैं जो इस तरह से हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो अफेक्ट होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से भी इनके वर्कफोर्स अफेक्ट होती है। नाउ फिर उन्होंने कहा है कि देयर इज अ डेटा इन एक्यूरेसी। क्या है, डेटा इन एक्यूरेसी। अब डेटा इनएक्यूरेसी क्या है कि जितनी हम फीमेल की वर्कफोर्स मानते हैं उतनी एक्चुअली डेटा में नहीं है या डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जो वाइफ है, अगर वाइफ काम भी करती है और वो घरेलू काम भी करती है, ठीक है, तो अगर वो होम मेकर भी है और वो कहीं बाहर लेबर का भी काम करती है, बट उसको एज ए वाइफ कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर उसकी जो ये वर्क फोर्स है, शी इज नॉट काउंटेड एज ए वर्क फोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनएक्यूरेसी इन डेटा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि उसको अफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन को ये डिफिकल्टी आई कि वो वर्क फोर्स में और वर्किंग लाइफ में और फैमिली लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाई, जिससे क्या हुआ कि वो काम नहीं कर पाई और उसने काम को छोड़ दिया और अपनी फैमिली को ही मैनेज किया। नेक्स्ट है कि जो हमारे मैरिज और सोशल नॉर्म्स है वो भी इसके लिए अफेक्ट होते हैं, जैसे जल्दी शादी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि उनके लेबर फोर्स में जब ये फीमेल लेबर काम करती हैं तो उनमें पे में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो पेमेंट में या सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द लेस लेबर फोर्स ऑफ द फीमेल। अब इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, इनके नाम आप नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है जो कि बहुत बड़ा प्राइज है अपने आप में, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहला बुक है इनकी अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप्स एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन। अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन। नेक्स्ट है रेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड बुक है इनकी करियर एंड फैमिली, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सो और प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू नेतन्याहू कंडेम अटैक ऑन इसराइल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेतन्याहू से जब बात की है और उनको अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है। नाउ वी कम टू दिस न्यूज। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर 21। तो इंडिया अपना फर्स्ट गगनयान मिशन लॉन्च कर रहा है 21 अक्टूबर को। So now we have discussed all the important news of today's newspaper. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.